दोस्तों आज हम चलेंगे हमारे एक कोल्ड चेन पॉइंट पर। मैं वहाँ पर आज 2 आइसलैंड रेफ्रिजरेटरों को चेक करूँगा। दोनों ही कूलिंग नहीं कर रहे थे। एक जो हमारा आइसलैंड रेफ्रिजरेटर है वो गोदरेज कंपनी का है और एक हमारा हायर कंपनी का है। अभी आप जो देख रहे हैं ना पीछे, ये मेरे पीछे हाईवे है पूरा, ये अभी निर्माणाधीन है और आप देख सकते हैं कि खेतों में कितना पानी इकट्ठा हो चुका है। काफ़ी बारिश हुई है यहाँ पर रात को, अब भी बारिश का मौसम है और आप हाईवे देखिए बिल्कुल सुनसान पड़ा है। जहाँ तक मेरा स्टॉपेज है वहाँ तक ये हाईवे आराम से मेरे को वहाँ तक पहुँचा देगा। बिल्कुल कोई शोर शराबा नहीं है किसी भी ट्रैफिक का। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ खेतों का जो हरियाली वाला वातावरण है, आप भी उसका आनंद उठाएं। और देखिए कितना पानी भरा है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। काफ़ी पानी इकट्ठा हो चुका है यहाँ पर और देखिए खेतों में फसल लगभग तैयार हो चुकी है। अब इतनी बारिश की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो हमारे यहाँ पर बाजरे की फसल होती है वो पक चुकी है लगभग, सिर्फ अब इसको काटना ही बाकी भर है। और आप देखिए कोई भी ट्रैफिक नहीं आपको दिखाई देगा, इक्का दुक्का छोड़कर। जैसे मैं आया हूँ यहाँ पर, काफ़ी सुकून भरा माहौल है दोस्तों। तो चलते हैं। दोस्तों जो ये मशीन आप खड़ी हुई देख रहे हैं ना, ये बोरवेल की मशीन है। इसके द्वारा हमारे इस पृथ्वी के अंदर बोर किया जाता है और पानी के पाइपों को दबाया जाता है अगर वहाँ पर पानी निकल आता है पीने लायक या फिर खेती करने लायक। यहाँ पर पानी काफ़ी नीचे गहराई में पाया जाता है, लगभग 1000 फुट से नीचे नीचे ही पाया जाता है क्योंकि पानी का स्तर काफ़ी कम है यहाँ पर। इसलिए जितना ज़्यादा हम पेड़ों को लगाएंगे उतना ही पानी का संचय हमारे इस पृथ्वी के अंदर होगा। और देखिए यहाँ पर आपको ये वृक्ष नज़र आ रहे हैं ना खेतों में, ये यहाँ के जो लोग हैं ना, यहाँ के वृक्षों को काटते नहीं हैं, खेतों में एज इट इज़ खड़ा रहने देते हैं क्योंकि किसी से ही हम अपनी प्रकृति की रक्षा कर सकते हैं। बाय द वे आपने खेत देखे होंगे बिल्कुल स्पाट, लेकिन जो ये खेत है यहाँ पर, इसमें जो ये वृक्ष है ये आपको खड़े हुए दिखाई देंगे। इनको नहीं काटा जाता, इनके दौरान इनके मध्य में ही खेती को किया जाता है। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं हमारे उस कोल्ड चेन पॉइंट पर। अभी आप जो ये डाटा लॉगर देख रहे हैं और ये क्रॉस का निशान है, इसमें प्रॉब्लम आई है, उसे भी हम सॉल्व करेंगे और इस डिफ्यूजर को चेक करते हैं। और आप देखिए आपको आवाज़ भी थोड़ी सुनाई दी होगी और पानी भी आपको नज़र आ रहा है। आप इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें इतनी बर्फ़ जमी हुई है कि हर इसका कंपोनेंट जम चुका है। इसकी सभी जालियां, सभी टोकरी जम चुकी हैं और इसके थर्मामीटर तक जम चुके हैं। ये कोई सामान्य बात नहीं है। आप देखिए बिल्कुल हार्ड बर्फ़ आपको दिखाई दे रही है। थर्मामीटर मैं निकालूंगा नहीं क्योंकि वो काफ़ी जम चुके हैं, उनको थोड़ा सा मेल्ट करना पड़ेगा, इसलिए इसे मैं खोल कर रखूँगा। ऐसा क्यों हुआ इसकी तह में हमें जाना होगा क्योंकि यह सामान्य बात नहीं है। हम डिफ्रोस्टिंग करते हैं लेकिन वो इतनी भयंकर रूप से नहीं जमी होती बर्फ़ किसी भी डीप फ्रीजर में। यह है गोदरेज कंपनी का ही डीप फ्रीजर है और इसमें यह समस्या क्यों आई है उसके बारे में हम जानेंगे। लेकिन इससे पहले हम उस डाटा लॉगर को चेक करेंगे जो अभी मैंने आपको शुरू में दिखाया था, क्योंकि उसमें जो क्रॉस का निशान है वो यह दर्शाता है कि हमारे उस रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर बिल्कुल सुरक्षित सीमा से बाहर चला गया। कितने घंटे वो भी हम चेक करेंगे। और देखिए मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ टोकरी निकाल पाऊँ क्योंकि हमें देखना होगा कि कहीं इसका सेंसर तो अपसेट नहीं हो गया हो, लेकिन शायद ऐसा नहीं है, समस्या कुछ और है। इसके बारे में भी हम विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो में आप लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा। हमारे कोल्ड चेन पर अमूमन एक डिफ्यूजर रखा होता है आइस पैक्स जमाने के लिए और एक हमारा आइसलैंड रेफ्रिजरेटर था जिसमें हम लगभग सभी वैक्सीन को रखते हैं। लेकिन जो ये हमारा कोल्ड चेन पॉइंट है इसमें हमारे उपकरणों की संख्या ज़्यादा है क्योंकि यह एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का कोल्ड चेन पॉइंट है और यहाँ पर काफ़ी संस्थाएं इसके नीचे आती हैं। तो आगे हम बात करेंगे इस मुद्दे पर। अभी आप देखिए यह जो डाटा लॉग है दोस्तों, ये 1 महीने तक का तापमान अपने अंदर रिकॉर्ड रखता है कि हमारे इस आइसलैंड रेफ्रिजरेटर का तापमान कितनी बार सुरक्षित सीमा से बाहर गया और कितने घंटे तक गया। यह जो आप क्रोकन निशान देख रहे हैं ना, और अभी आप जो
मैं आपको ये एरो का निशान दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन वो जो एरो का निशान है वो चेतावनी का एरो है, यानी कि इस डेट को हमारे इस आइसलैंड रेफ्रिजरेटर का तापमान सुरक्षित सीमा से बाहर चला गया। क्या वो 2 से नीचे चला गया या फिर 8 से ऊपर चला गया, वो हम कैसे चेक करेंगे, यही मैं आज आपको बताऊँगा। शायद आपके भी कभी ना कभी यह काम आ जाए। इसके लिए हमें एक सिलसिलेवार स्टेप करने होंगे। देखिए, जैसे मैं इस बटन को दबाता हूं तो एरो का निशान इस जो लास्ट वाला राइट साइड में कॉलम है ना ब्लैक रंग का, इस पर आ जाएगा। ये जब भी जो सभी कॉलम आप देख रहे हैं ना ब्लैक रंग के और बीच में पीले रंग का, ये सभी महीने के दिन है, 30 दिन के ये कॉलम होते हैं और ये 30 दिन का ही तापमान दिखा सकता है, अपने अंदर स्टोर कर लेता है। इसके अंदर बैटरी बैकअप होता है। अब हम इस तापमान को जानेंगे कि किस दिन कितने घंटे तक हमारा तापमान नीचे की तरफ ज़्यादा चला गया या फिर ऊपर की तरफ ज़्यादा चला गया। अभी जो आप ये एरो होते देख रहे हैं, ये सभी मैं इस बटन से कर रहा हूँ और जैसे ही हम इस चेतावनी वाले एरो पर पहुँचेंगे तो आप देखिएगा यहाँ पर कुछ जो नंबरिंग है वो चेंज हो जाएगी। अभी हम पहुँचने वाले हैं और जैसे ही देखिए हम पहुँचे तो 24/8/2021 की डेट और 4:05 का टाइम इस पर आ गया है, यानी कि इस दिन हमारे इस ILR का तापमान सुरक्षित सीमा से बाहर गया। लेकिन वो कितने घंटे गया वो हम चेक करेंगे। अभी आप देखिए यहाँ पर ड्यूरेशन आपको दिखाई दे रही होगी और ऊपर का एरो ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा होगा और ये ड्यूरेशन है 15 घंटे 13 मिनट तक हमारा तापमान 9.3 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहा, जो कि एक सुरक्षित सीमा से बाहर है। और नीचे वाला एरो का हम देखिए तापमान, उसमें कोई भी तापमान यानी कि कोई टाइमिंग नहीं है। 6.2 हमारा मिनिमम तापमान रहा और मैक्सिमम रहा हमारा 9.1 15 घंटे तक। ये एक चिंता का विषय हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसका जो बैकअप टाइम है वो लगभग 3 दिन तक इसके अंदर तापमान 2 से 8 के बीच में रहेगा, ऐसा कंपनी का कहना है। लेकिन फिर भी हम इसे चेक कर रहे हैं। अभी हम आते हैं हमारे इस डीप फ्रीजर वाले इशू पर। देखिए पानी की इतनी मात्रा है दोस्तों, जैसे ही मैंने इसके दरवाजे को खोला तो इसका पानी कम से कम 2 या 3 लीटर बाहर की तरफ चला गया। अभी आप देखिए इसका लॉक, शायद एक कारण हो सकता है कि शायद किसी ने लॉक करके छोड़ दिया और वो पूरी तरह से बंद नहीं हो पाया। आप इसमें गैप को देख सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि इसके लॉक को अनलॉक करूँ, लेकिन ध्यान से देखने पर पाया कि इसका लॉक में कोई प्रॉब्लम मेरे को लग रही है। लेकिन हमें इसे आगे जाना होगा क्योंकि दरवाजे में गैप है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन यह समस्या लॉक की नहीं है। अभी हमें आगे पता चल जाएगा। यह समस्या उत्पन्न हुई है हमारे लॉक का जो एक स्क्रू है वो पूरी तरह से बंद नहीं हुआ, जो आप देख पा रहे हैं। वो लॉक का स्क्रू, उसमें 2 वार्सल दे दी गई हैं जिससे वो पीछे की तरफ ज़्यादा चला गया और हमारे इस डिफ्यूज़र के बेस से टकरा रहा है, जिससे कि ये दरवाज़ा पूरी तरह से बंद नहीं हो पा रहा था। इस वजह से ये जो डिफ्यूज़र लगातार चलता रहा, इसने कट ऑफ नहीं किया और जितनी भी नमी बाहर के इस वातावरण में थी, आप देखिए ये लॉक का जो नट है ये हमारे उस बेस से टकरा जाता है और पूरी तरह से बंद नहीं हो पा रहा। तो जितनी भी नमी थी, क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है, अभी बाहर कम से कम 100% नमी आपको मिल जाएगी। देखिए जैसे मैंने ये दरवाज़ा बंद किया, बिल्कुल इसकी गैस्केट इससे चिपक जाती है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं हो रहा था। वो यही कारण था कि वो नट उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। तो दोस्तों अभी बाहर हमारे मौसम में लगभग 100% नमी है और इतनी जो सारी नमी हमारे उस वायु में थी वो जाकर मेरे इस डिफ्यूज़र में बंद हो गई, जिससे कि मेरे जो थर्मामीटर हैं ये भी बिल्कुल जाम हो गए। देखिए इन पर बर्फ़ जमी हुई है, इसे मैं मेल्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ ध्यान से, क्योंकि अगर मैं इसको ज़्यादा ज़ोर से इसके साथ टकराऊँगा तो इसका जो एल्कोहल वाला कांच वाला ग्लास ट्यूब है वो ब्रेक हो जाएगा। और हम देखते हैं इसका तापमान कितना है। और देखिए हर तरफ आपको बर्फ़ नज़र आ रही है, काफ़ी फास्ट, काफ़ी यानी कि शार्प बर्फ़ है। अगर हम इसे हाथों के साथ निकालने की कोशिश करेंगे तो इससे हमारे हाथ घायल हो सकते हैं। तो यही वो कारण था जिससे हमारे इस डिफ्यूज़र में इतनी मात्रा में बर्फ़ जम गई और ये एक हानिकारक बात। तो दोस्तों देखा आपने हमारे कोल्ड चेन पॉइंट में कितने उपकरण होते हैं और इन सभी में वैक्सीन रखी जा सकती है, क्योंकि वैक्सीन लोड काफ़ी बढ़ चुका है। इस डिफ्यूज़र की हालत भी आप देख चुके हो। तो आज का जो मेरा वर्क था वो पूरा हुआ। आज मैं कम से कम 3 कोल्ड चेन पॉइंटों पर गया और वहाँ पर मैंने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की। कई बार तो ऐसा हाल हो जाता है हमारे डिफ्यूज़र का, अगर हम उन्हें संभालेंगे तो आप देख सकते हैं इसमें हर कोने में बर्फ़ जमी हुई है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम इस नट की वजह से, जो आप ये देख रहे हैं, ये नट यहाँ पर
लग जाता है और इससे दरवाज़ा इसका बंद नहीं होता। तो दोस्तों मैं आपको अपने इस कोल्ड चेन पॉइंट की और कुछ बातें बताता हूं। अभी आप जो ये थर्मामीटर देख रहे हैं दोस्तों, ये अल्कोहल बेस्ड थर्मामीटर होता है और हम इसे इंटरनल हमारे आइसलैंड रेफ्रिजरेटर में रखते हैं ताकि हम अंदर का तापमान जान सकें। इसके द्वारा भी हम तापमान पता करते हैं, लेकिन हम बाहर का अलग हमारा डिस्प्ले का जो तापमान हम देखते हैं और जो हमारा इंटरनल तापमान होता है उसी के द्वारा हम हमारे इस कैबिनेट के टेम्परेचर को जानते हैं, समझते हैं और इसी को हम मान्य करते हैं। इसलिए हर आइसलैंड रेफ्रिजरेटर में यह थर्मामीटर होना ज़रूरी है। सभी वैक्सीन को इस आइसलैंड रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है, चाहे कोई भी वैक्सीन हो किसी भी संदर्भ में। और हमारी कोशिश रहती है कि दोस्तों हमारे उस वैक्सीन का तापमान 2 से नीचे और 8 से ऊपर ना जा पाए काफ़ी देर तक, और इसलिए हम इन आइस पैक्स का इस्तेमाल भी करते हैं इमरजेंसी के दौरान। अगर हमारे कोल्ड चेन पर कोई ब्रेकडाउन हो जाती है तो हम इन आइस पैक को कोल्ड बॉक्सेस में रखकर उसके तापमान को मेंटेन करते हैं जब तक हमारा यह रेफ्रिजरेटर ठीक नहीं हो जाता। अभी आप जो ये थर्मामीटर देख रहे हैं, यह डायल टाइप थर्मामीटर होता है दोस्तों। यह घड़ी की तरह गोल गोल घूमता है और यह हमारा आइसलैंड रेफ्रिजरेटर, जिसमें मैंने आपको डाटा लॉगर सेट करके दिखाया कि इसे हम कैसे चेक करते हैं। इसमें भी एक समस्या आजकल हमारे पास आ रही है। देखिए ऐसे पानी की बूंदें इसके ऊपर जमा हो जाती है जो हमारी वैक्सीन को कई बार ख़राब कर देती हैं, लेकिन इस समस्या का समाधान जल्दी ही हो जाने वाला है। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मैं आपको आगे भी ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।